पढ़ लेते हैं। फाइंड वेदर 2x² माइनस XY माइनस Y² माइनस X plus 4y minus 3 is equal to 0 can be factorized in two linears. If yes, find the factors. Also find the angle between the lines. हम चाहते हैं कि आप ये बताएं क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसका आकलन कैसे करेंगे? जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, और डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ए की वैल्यू चाहिए होगी, बी की वैल्यू चाहिए होगी, सी की वैल्यू चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा? एच का वैल्यू चाहिए होगा, जी का वैल्यू चाहिए होगा, और एफ का वैल्यू चाहिए होगा, यहां चाहिए होगा। और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अगर ये 0 आ गया तो फैक्टराइज हो सकता है, अगर नहीं आया तो नहीं हो सकता है। अगर ये तुम्हारा 0 आता है तब हम आगे बढ़ेंगे फाइंड द फैक्टर। तब मेरा काम है फैक्टर्स निकालना, ठीक है ना। पहले तुम लोग इतना काम करो, पहले ये बताओ ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे ABCHGF का वैल्यू लिख लिया और एक्सप्रेशन जो ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² में रखा तो वैल्यू 0 आ गई। वैल्यू 0 होने के बाद ये आप पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि ये जो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है वो लाइन को ही, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब बात आती है कि इनको फैक्टराइज कैसे किया जाए। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग, मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगा कि अब मैं इसको फैक्टराइज करने वाला हूं। 2x² माइनस XY। मैं क्या चाहता हूं कि मैं इनको फैक्टराइज करूं, टोटल को फैक्टराइज करूं। उससे पहले मैं ये 3 टर्म्स को फैक्टराइज करूं, होमोजेनियस पार्ट वाला, जिसका डिग्री 2 है उसको फैक्टराइज करूं। ये काम बहुत आसान, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये काम बहुत आसान है। इसको अगर तुम फैक्टराइज करना चाहोगे तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे होगा? कर सकते हो ना। XY 2 और यहां पे क्या मल्टीपल है? -1 मल्टीपल है। तो तुम लोग जैसे करते थे ना, जैसे मैं इसके लिख लूंगा -2XY और प्लस XY, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -XY आएगा। और -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो XY कोएफिशिएंट है उससे क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। जैसे कि तुम लोग प्रिपरेशन करते थे क्लास 9th में, क्लास 10th में। तो यहां से भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा? x माइनस वाई। और यहां से क्या कॉमन लेंगे? y, तो x माइनस वाई। फिर से x माइनस वाई कॉमन दिखा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दो, ये तो बात हो गई। जैसे कि हम लोगों को पता था कि अगर ये जो है इसी से स्लोप निकलता है और इसी से स्लोप निकलता है, तो ये जो यहां से यहां तक लिखा है ना, वो किसका प्रोडक्ट है? इसका प्रोडक्ट है। x माइनस वाई प्लस C1 2x प्लस वाई C2। यही दोनों होने की वजह से ये एक्स्ट्रा 3 आया था, है ना। जब सिर्फ यही रहता तो बस इतना आता। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा? यही निकल के आएगा, निकल के नहीं आएगा। तो ये वाली चीज किसके बराबर आएगा? 2x² माइनस XY माइनस Y², फिर क्या आएगा? -x प्लस 4y माइनस 3। इतने एक बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अब हम अगर C1 C2 की वैल्यू निकालें तो काम हो जाएगा। एक होता है इक्वेटिंग करना। अगर दो इक्वेशन आपका बराबर है ना तो हम लोग इक्वेट करते हैं। जैसे कि ये वाला इक्वेशन ये इक्वेशन के बराबर है, तो x² का कोएफिशिएंट इस साइड में कितना है? 2 है। तो इधर भी x² का कोएफिशिएंट 2 होना ही मांगता है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इधर में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, अगर बीच में इक्वल साइन है, तो इधर में भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो। अगर मान के चलो इधर में एब्सोल्यूट टर्म कितना है, -3 है, और बीच में इक्वल साइन है, तो इधर भी एब्सोल्यूट टर्म -3 ही होगा। ये लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी को बोलते हैं इक्वेट करना। इसी मेथड से जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटिंग मेथड। इक्वेट करते हैं। तो हम लोग किसको इक्वेट करेंगे? जो C1 निकल के आ जाएगा, उसके लिए हम लोग, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि पता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का कोएफिशिएंट 2, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, उससे फायदा नहीं होगा। तो हम लोग इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर किसको इक्वेट करेंगे? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई, जुगाड़ लगा लगा के। ठीक है ना? तो पहला काम करते हैं, हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक साथ ही लिख लिया, और होगा तो कांस्टेंट टर्म भी। लेकिन मेरे पास दो ही वेरिएबल है, C1 C2, दो इक्वेशन बन जाएगा, काम चल जाएगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और है जो डेवलप कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, है ना? तो चलो अभी इतने से काम चल रहा है। तो बताओ, देखो अब इधर ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं, इधर ध्यान दो, कोई मत लिखेगा। अभी देखो, अभी हमको पता करना है कि x का कोएफिशिएंट किधर है, इधर में। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई किए आप निकाल सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट कितना होगा। राइट हैंड साइड में आप आसानी से बता सकते हैं कितना है, बताओ तो। -1 है, इधर में आपको दिक्कत हो सकता है, मैं वो बताना चाहता हूं। एक बार में करना है, x जब इससे मल्टीपल होगा तो x का टर्म बनेगा, इससे मल्टीपल होगा तो x का टर्म बनेगा, और जब इससे मल्टीपल होगा सिर्फ x का टर्म बनेगा। तो बताओ कितना आया कोएफिशिएंट? जब x C2 से मल्टीपल होगा तो C2x बनेगा ना, तो उस समय x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? C2 ही दिख रहा है ना, तो पहले C2 लिख लेंगे। वेरी गुड, रुक जाओ, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ x का काम खत्म हुआ। फिर -y, x y से मल्टीपल होगा तो x का कोएफिशिएंट नहीं बनेगा, क्योंकि x y आ गया ना। फिर y से मल्टीपल होगा तो -y² बन जाएगा, फिर उसको भी छोड़ देंगे। जब इससे मल्टीपल होगा तो, कहने के बाद y को तो सिलेक्ट ही नहीं करना था, क्योंकि y किसी से भी मल्टीपल होकर के y तो रहेगा ही रहेगा ना, x नहीं बनेगा, सिंगल x नहीं बनेगा। अब बच गया कौन? C1 जब इससे मल्टीपल होगा तो क्या होगा? 2C1x बन जाएगा। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना जाएगा? 2C1। तो कितना लिखेंगे? और आगे चेक करेंगे, C1 y से मल्टीपल हो जाएगा, फिर C1 C2 मल्टीपल हो जाएगा, फिर कहीं x बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, दो ही जगह बनना था, बन गया। उधर में कितना आ गया? पहला काम हो गया, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब किसको इक्वेट करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोएफिशिएंट के लिए x इनसे मल्टीपल होकर के y वाला टर्म नहीं बनाएगा, तो कौन मल्टीपल होगा? -y। इससे मल्टीपल होगा तो -2xy, इससे भी नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा। कितना मिलेगा? -C2। फिर जब ये वाला इससे मल्टीपल होगा, जाओ उधर से बताओ वैल्यू कितनी आएगी, y का कोएफिशिएंट कितना आएगा? दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों को 8 कर दीजिए, दोनों को 8 कर देंगे। ये तो शॉर्ट सीधा गया, सॉल्व करना था, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ना। तो यहां से कितना आ गया? 3C1 = 3। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई? अब C1 का वैल्यू 1 आ गया, तो क्या C2 का वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो? किसी एक को पकड़ लो, C1 का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, कितना? 1, उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? हो गया, 2 लाइन का इक्वेशन आ गया, हो गया ना। तो लिख लेंगे, लाइंस आर क्या क्या है? x माइनस y, C1 की वैल्यू कितनी? +1 = 0,
2x प्लस वाई, है ना, और दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो मैं बोला था कि एक ही फॉर्मूला होता है दोनों के लिए, तो यहां से लिख लीजिए टेन थीटा। वैसे भी स्लोप निकल के आ गया, तो इसका स्लोप देखा जाए तो कितना आएगा, m1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और यहां से m2 का वैल्यू कितना आएगा, -2। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, यही आएगा ना। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, मेथड 2 लगा सकते हैं। मेथड 2 में क्या होता है, मेथड 2 में अगर टेन थीटा निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एच स्क्वायर, इधर देखो एच का वैल्यू नहीं पता है, ए का आ जाओ, ए का वैल्यू पता है ना, बी का वैल्यू पता है, खत्म। सी का तो जरूरत ही नहीं था, फैक्टराइज करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन हमसे पूछा गया था कि फैक्टराइज भी कीजिए, तो वो मैंने बता दिया। तो यहां से आप लोग जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। C2 का वैल्यू कितना आया था, -3 आया था ना, वेरी गुड। और C1 का वैल्यू 1 आया होगा, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीक में हम लोग जो है, इस वीक में नहीं, कल ही खत्म हो जाएगा, कल या परसों तक में आपका ये खत्म हो जाएगा। एक्चुअली ये सिलेबस में है नहीं, जेई का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूछता है, यूज होता है। आगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जेई में नहीं पूछता है, क्योंकि जेई का सिलेबस में नहीं है। बस थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट जो है रिपीट कर देता है, बस इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए, इतना ही। ठीक है, थैंक यू। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हम इनको पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। कैसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, पहले बार जो हमने फैक्टराइज किया था, पहले इन तीनों पार्ट को फैक्टराइज किया, फिर चीजों को इक्वेट कर लिया, करेक्ट ना। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे, मेथड 2 से। पहले हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। चाहे तो आप x के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, चाहे तो आप y के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। अगर आपने x को वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया तो कुछ देर के लिए जो y होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो अपने आप क्वाड्रेटिक आपको दिखेगा। अब बताओ किसमें क्वाड्रेटिक बनाना है, x में बनाना है या y में बनाना है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करा है कि आप किस में बनाना चाहते हैं। y पे, तो y में बनाएंगे तो ये यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस
जब y में आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आप y वाले को पहले लिखेंगे y का स्क्वायर, फिर यहां पे क्या आ रहा प्लस, अब y को आप लिख सकते हैं कॉमन, यहां से y कॉमन ले लिया, एक y यहां भी है, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 और यहां से -x, करेक्ट। और बाकी जितने बच गए सबके सब क्या हो जाएंगे, सबके सब हो जाएंगे कांस्टेंट। एक ये बच रहा है और कौन बच रहा है, x वाला जितना भी है कांस्टेंट बच जाए, ये वाला -x -3। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं माइनस को एडजस्ट कर दूं थोड़ा सा तो ऐसे दिखेगा -4, ऐसा भी बोल सकते हैं x -4 और -2x² प्लस x प्लस 3 = 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, लीडिंग टर्म है ना, ये हुआ लिनियर टर्म जैसे होता है क्वाड्रेटिक में, और ये तुम्हारा हो गया एब्सोल्यूट टर्म। यहां तो कोई दिक्कत, यही होता है ना क्वाड्रेटिक में, एक लीडिंग टर्म होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, सेकेंड लिनियर टर्म और थर्ड में एब्सोल्यूट टर्म। और तुम लोग फॉर्मूला लगाते थे, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, अगर फॉर्मूला लगाओगे ax² + bx + c = 0 है, करेक्ट ना। अगर आपको चाहिए कि अभी हमको क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो x = -b ± √(b² - 4ac/2a) लिखते थे ना। अभी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो डायरेक्ट हम लोग y की वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पे देखा जाए तो b की वैल्यू क्या आएगी, x -4, y के साथ कौन मल्टीपल, x -4 मल्टीपल है, तो लिखेंगे -b। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, फिर प्लस माइनस, किसका स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा, x -4 का स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू कितना आएगा, y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर बोल रहा है, अरे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना था, वाई स्क्वायर कोई नहीं देख लेना था। ठीक है ना। और ये वाला और 2/अपॉन में 2 × 1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में 2 × 1, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है। अब तुमको लग रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, तुम लोग को चिंता हो रही होगी ना। उसके लिए चिंता नहीं करना, क्योंकि अगर इनको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर अपने आप होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये दावेदारी करेगा कि हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बारे में चिंता नहीं करना, ये अपने आप परफेक्ट स्क्वायर तुमको दिखेगा। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, जैसे बहुत बोका लोग को इक्वेशन दे देंगे, है ना, फॉर्मूला भूल गया, वो डेल्टा वाला है ना, ABC + 2FGH, उसे भूलना तो नहीं चाहिए अगर तुम जेई का तैयारी कर रहे हो, -AF² -BG² -CH² = 0। अगर ये तुम भूल गए तो तुम्हारा लॉजिक यहां से काम करना चाहिए कि ये फैक्टराइज हो जाए। अगर ये फैक्टराइज हो गया, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर होना चाहिए, अंदर का मटेरियल, तभी तो बाहर निकल के आएगा। अगर नहीं हुआ तो गए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर नहीं है। अच्छा, वो जो मैं बोल रहा था, वो डेल्टा यहीं से आता है, वो डेल्टा = 0 करते हैं ना। जब वो जनरल इक्वेशन तुम लोगे
ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और यहां पे पुट करोगे ना, है ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उस कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए डी का वैल्यू जो 0 होना मांगता है। बात समझ में आया कि नहीं है? जब तुम वहां पे उसका डी 0 करोगे ना, जो इसके अंदर में आएगा, रूट के अंदर में आ जाइए, तब होगा, है कि नहीं है? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वहीं से वो फॉर्मूला बना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम पूछेंगे दूसरे दिन, आइए आइए। तो यहां से जो y की वैल्यू, तुम लोग थोड़ा सवेरे आओ, फिर मेरा टाइम खराब कर देते हो तुम लोग, फिर बोलते हो कि नहीं नहीं इतना टाइम नहीं, खत्म हो गया टाइम आपका। ऐसे नहीं होगा, अगर तुम लेट आओगे हम 1.5 घंटा पढ़ा के ही छोड़ेंगे। जैसे कि अभी से तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो, अभी से 1.5 घंटा जोड़ो, आ जाओ। तो थोड़ा सा और पढ़ लेगा, वो पढ़ना चाहता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला काम क्या गया, आप इसमें से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक इन बाय, या आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम लोग किसको प्रेफरेंस किए, तुम लोग के अनुसार मैंने इसको किया, है ना। तुम लोग ऐसे कुछ, तुम लोग को मतलब थोड़ा है एक्स और वाई में चुनना था, सर वाई, है ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा तुम दिमाग लगा के बोले कि एक्स और वाई ज्यादा आसान होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं क्या बोल रहा था, ये पक्का आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन कीजिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। करके देखिए आप, चलो। तो यहां पे देखो कितना आएगा, x माइनस 4 प्लस माइनस, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। यहां से देखो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, इन सभी में कोई टर्म छूटे नहीं, उसके लिए हम लोग पहले ये बताओ, मैं तुमसे पूछूं तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, लिनियर है, क्यूबिक है, या बैक्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक का कैलकुलेशन जो देखो कैसे करते, पहले तुम लोग ध्यान दो फास्ट में कैसे करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म देखेंगे, लिनियर टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म देखेंगे, काम खत्म। तो पहले देखो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है एक्स का स्क्वायर, और इसमें देखो इसमें भी है -4 -2 से मल्टीप्लाई हो तो 8x स्क्वायर, तो टोटल कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 9x स्क्वायर हो गए ना। अरे -4 -2 से मल्टीप्लाई हो तो 8x स्क्वायर आ गया, और इधर से x स्क्वायर, टोटल कितने हो गए 9x स्क्वायर। अब कभी भी तुमको एक्स स्क्वायर प्रकट नहीं होगा, एक्स और काम खत्म। अब सिर्फ कौन बचा, लिनियर टर्म, है ना। लिनियर टर्म में यहां पे कितना आएगा, यहां से कितना आएगा -8x आएगा जब इसको ओपन करोगे तो, और यहां से कितना आएगा -4x, यही आएगा ना। तो -8x -4x कितना आएगा, माइनस, है ना। बाकी कांस्टेंट टर्म तो हम वहां नहीं भी देखेंगे तो बोल देंगे क्या आएगा बिना कैलकुलेशन किए हुए, क्योंकि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर होना ही है। बताओ तो यहां पे क्या होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर होने के लिए, ये 3x का होल स्क्वायर है, 3 दूनी 6 और 2, तो 4 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए इधर में, तभी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन करो 4 ही आएगा, नहीं आएगा। यहां पे कितना आ गया 16 आएगा, यहां पे देखो -4 दिया 12 आया ना, 16 में से 12 4 होना ही है, नहीं होगा तो हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगा, करेक्ट। तो बताओ यहां से फिर क्या लिखेंगे, अपॉन में 2, तो किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, 3x - 2 का कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, है ना। स्क्वायर रूट और स्क्वायर स्वर्ग से हट गए, बचे कौन 3x - 2, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा -x - 4 प्लस -2x - 3x - 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे,
तो तुम्हारे पास आ गया -x-4 प्लस 3x-2 अपॉन 2। इसमें किसी को दिक्कत? और दूसरा कॉमा लिख करके साइड में ही लिख लेंगे, जब माइनस होगा तब क्या होगा। तो यहां से कितना आएगा? -x प्लस 3x कितना आएगा? +2x। और यहां से क्या आएगा? +4 और -2, तो कितना आ गया? +2 अपॉन 2। और इधर बताओ -x - 3x -4x +4 और +2, ये सब क्या है? ये सब y की वैल्यू है। तो एक बार आ रहा है y = x+1, दूसरा क्या आ रहा है -2x + 3। तो दो इक्वेशन तुम्हारे पास नहीं बन गए, इसको उठा के सेट लें। y या ऐसे लिख सकते हैं x - y + 1 = 0। दूसरा क्या होगा? इसको उठा के सेट ले आते हैं। y को आसान लगता है, आपको बताओ कौन आसान लगता है, ये वाला कि वो वाला? वो वाला आसान लगना चाहिए, स्टैंडर्ड वही है ना। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं था कि बस इतना ही है, लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, पेयर ऑफ स्टेट है, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, है ना। बहुत से बहुत कल तक पढ़ेंगे इसको। जेई मेन में ही नहीं है, बोर्ड का तो बातें छोड़ दो, नहीं एडवांस में। बस इस थोड़ा बोरा इसका कुछ एक पार्ट आता है, मैं बता दूंगा कहां इसका यूज होता है ना, बाकी कहीं नहीं पूछता है। इससे पार्टिकुलर आप देखिएगा आईटी क्वेश्चन में पहले पूछता था, बाद में इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इसको बिना पढ़े हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तुम लोग फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है। आ जाइए, हम आपको एक डीपीपी देंगे, उसमें फैक्टराइजेशन का बहुत सारा क्वेश्चन है ना, आपको करना है, ठीक है ना। बस 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कर लीजिए, पेयर ऑफ लाइन खत्म। ये समझ में आ गया? नहीं आया? टाइम पे आना है, टाइम पे आना है। कहां पे? ये यही लिखे -2x² + x + 3। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि फाइंड कंडीशन फॉर इच ax³ + bx²y + cxy² + dy³ = 0। रिप्रेजेंट 3 लाइंस 2 ऑफ व्हिच आर एट राइट एंगल। पहला काम हमने क्या किया, इस जो क्यूबिक देके रखा है इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करने का कोशिश किया है ना। तो हमने क्या किया, इसमें x³ से डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो आपको इस तरह का क्यूबिक रिप्रेजेंट हुआ। इनके 3 रूट्स आएंगे, जो कि मैंने m1 m2 m3 बोल दिया, जो कि एक्चुअली y/x ही है ना। क्योंकि यहाँ पे जो रहा था वही x की वैल्यू निकल के, यहाँ पे x होता तो x की 3 वैल्यू निकल के आती, तो यहाँ पे y/x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 3 वैल्यू निकल के आएगी, जो कि m1 m2 m3 के रूप में दिया गया। मैंने फिर लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट रूट्स में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया m1 m2 m3, जो कितना आएगा -a/d, करेक्ट ना। और चूंकि देख के रखा है कि 3 लाइंस रिप्रेजेंट 3 लाइंस 2 ऑफ व्हिच आर एट राइट एंगल, 3 में से 2 जो है वो क्या है 90 डिग्री पे। तो m1 × m2 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 हो जाएगी। तो यहां से m3 की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि एक रूट है। जो रूट निकल के आया उसको इस क्यूबिक इक्वेशन में रख दिया, और जो कंडीशन आया वही कंडीशन आपसे पूछा गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3x² - 8xy - 3y² = 0 and x + 2y = 3. Enclose a right isosceles triangle. Also find area of triangle. यहां से कितना आ गया? 3x² - 9xy + xy। मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया, -8xy को लिख लिया -9xy + xy। दोनों को जोड़ोगे तो -8xy ही आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -9 × 1 तो क्या मिलेगा? -9 मिलेगा। तो 3 × 3 9, 3 × -9 मिल रहा है ना। तो उसी के आधार पे इनको फैक्टराइज कर लिया गया। तो ये क्लास 10th में ही पढ़ना है, क्लास 9 में तो बहुत पढ़ना है।
3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3y, और यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फिर मैंने किसको कॉमन ले लिया, x माइनस 3y को कॉमन ले लिया, तो यहां से 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। दो लाइन निकल के आ गई, यही दो लाइन का प्रोडक्ट है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक फैमिली ऑफ लाइंस था, वो अलग था, उसमें L1 प्लस लैम्डा L2 लिखते थे, उसमें बहुत सारे असंख्य लाइन का इक्वेशन एक साथ लिखते थे। इसमें दो लाइन को प्रोडक्ट करके लिखते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पहला लाइन दूसरा लाइन, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, ऐसा बोल देंगे। तो पहले का स्लोप कितना आ रहा है, अगर मैं देखूं इसका स्लोप कितना आएगा, एक का स्लोप आ जाएगा आपका माइनस, हाँ वही, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, करेक्ट ना। तो तुम्हारे पास कितना निकल के आ गया, 1/3, और m2 कितना निकल के आ जाएगा, -3। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि M1 लाइन L1 और L2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये तो कोई परेशान वाली बात नहीं। अब लाइन को ड्रॉ करना था, है ना, ये कार्डियन कोऑर्डिनेट बना लिया। अब देखा, अब इसमें देखो इसका स्लोप कैसा है, सेकेंड लाइन का स्लोप जो है वो कैसा है, निगेटिव में है। तो लगभग ये तो ओरिजिन से पास करेगा, और ये लगभग किसके बीच में होगा, एंगल 90 और 180 के बीच में होगा। इंक्लिनेशन जो होगा वो 90 और 180 के बीच में होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो किस क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो लाइन लगभग एक रफ डायग्राम बनाना था तो मैंने ऐसे बना दी, कोई दिक्कत। ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया तुम्हारा कौन सा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। इतने तो बेसिक बात हो गई ना। कितना लाइन ड्रॉ कर चुके, हजारों लाइन ड्रॉ कर चुके हैं अभी तक में। और ये वाला क्या आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनका इंक्लिनेशन रहा होगा वो 0 से 90 के बीच में रहा होगा। तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और ये कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। और इसका इक्वेशन लिख दूंगा y इज इक्वल टू, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, ऐसा वो बोल के रखा हुआ है। ये तुम्हारा हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना। अब क्या करना है, अब आपको वो वाली लाइन ड्रॉ करनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। मान लेते लगभग 3 यहां पे होगा, करेक्ट ना। और फिर एक बार हम लोग क्या पुट कर लेंगे, इसमें x0 पुट कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 होगी, मतलब इसका हाफ के आसपास में। तो ये आपका लाइन हो गया। तो कौन सा एरिया फाइंड करना आपको पता चल गया ना, आपको यही एरिया निकालना है ना। और ये प्रूव करना है कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। डायग्राम तो कुछ इस तरह से बना कि आइसोसेलेस दिखेगा नहीं, फिर भी आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, ये वाला एंगल 45 हो जाए और ये वाला एंगल क्या हो जाए, 45। कोई अगर एक 45 निकल के आएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अपने आप कितना हो जाएगा, अगर ये 45 हो गया तो अपने आप ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 ऑलरेडी था ना जी। तो हम लोग आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए अभी ये जो आपका लाइन L3 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग कुछ देर के लिए L3 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, L3 बोल देते हैं। तो M3 कितना आएगा, स्लोप कितना आएगा उस लाइन का, स्लोप बताइए कितना आएगा, -1/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो एंगल निकालिए, एंगल बिटवीन, किसके बीच में निकालना चाहते हैं,
किसके बीच में निकालना चाहते हैं आप लोग? L1 ये हो गया, L2 ये हो गया, बताइए किसके बीच में निकालना चाहते हैं? तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3। तो यहां पे m1 की वैल्यू कितनी है? 1/3, तो लिखो 1/3 लिख लेंगे, कहीं से भी निकालो तुम्हारा 1 ही आएगा। और दूसरा m3 की वैल्यू कितनी है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस, यहां से भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। कैसे भी निकालिए आप, इसके बीच में भी निकालिएगा, बोल डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट फॉर्म में किसका यूज होता है? क्या होता है? हाइट का स्क्वायर। तो हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट कौन सा था? ओरिजिन से इसकी निकालो, कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ओरिजिन को इस लाइन में पुट कर देंगे तो कितना आएगा? -3 रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही था ना जी, ये हाइट हो गया, इसी का स्क्वायर करना था। तो यहां से आ गया 9 और नीचे कितना आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया ना। ये पढ़ाया था ना एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? h स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते थे? p स्क्वायर अपॉन रूट 3 या h स्क्वायर अपॉन रूट 3, हाइट का स्क्वायर अपॉन रूट 3। अगर पॉइंट निकालने के लिए जाएंगे फिर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे, फिर इन दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट करेंगे, तब जाके फॉर्मूला लगाएंगे, तब आंसर आएगा, है ना? तो ये डायरेक्ट है ना। तो चलो इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइंस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1 enclose an equilateral triangle, find also its area। चलो एंगल निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो लिख लेते हैं 10, इसका मतलब समझ में आता है ना क्या होता है? L1 बिटवीन L2 के बीच में एंगल है, तो थीटा मैंने नहीं लिखा, मैं थीटा भी लिख सकता। तो यहां से कितना आ गया? फॉर्मूला लिख दें m1 माइनस m2, 1 प्लस, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए, आप लोग बुढ़ा हो गए उस सब में, एज हो गया ये सब क्वेश्चन का। क्या लिखें? 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, 1 प्लस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, करेक्ट ना? करोगे तो कितना आएगा? ये 2 और रूट 2 कट जाएंगे, आएंगे ऊपर में 2 रूट 3 और नीचे से आ जाएगा 4 माइनस 3, 2 2 कट गए। तो tan थीटा एंगल कितना आ गया? L1 और L2 के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री, क्योंकि tan एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3 आ गई। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी और क्या है आपके पास? ये दो लाइन है और एक लाइन वो है। आप किसी एक लाइन के बीच में अगर मैं बोलूं कि L3 आपका जो है वो ये लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो बताओ स्लोप कितना होगा? कितना आएगा? -1 आएगा। तो एंगल फाइंड कर लीजिए, एंगल बिटवीन
किसी एक के बीच में निकाल लीजिए, L1 एंड L3 निकाल लेते हैं। निकालो कितना आएगा, 10 L1। तुम लोग को एंगल माने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी तरह का नोटेशन यूज कर रही हूं। ये फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा। तो तुम्हारा जो एंगल है L1 और L3 वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कितना आ रहा है, √3। तो आपके पास एक ट्रायंगल जो है उसमें दो एंगल जो है वो कितना हो चुका है, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया चाहिए, तो पहले एक बार हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम। रफ डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये लाइन तो बहुत ही आसान है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट भी 1 और y इंटरसेप्ट भी कितना आएगा, 1। ये तो बहुत आसान हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरा लाइन क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव है। ये वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, फिर से बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अरे बोक्का, √3 गुणे कितनी होती है, 1.732। तो 2 माइनस 1.732 पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव है ना। तो दोनों एंगल किसको आइडेंटिफाई कराएगा, फर्स्ट को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन स्लोप की वैल्यू ये वाली कम है, ये वाली ज्यादा है, तो ये क्या आएगा, छोटा रहेगा ना। तो इसको इसी तरह से बनाना है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना रखना है, 60 डिग्री। यही लाइन होगा, बात समझ में आ गई नहीं। ये लाइन हो गया तुम्हारा L1, ये तुम्हारा L2 और ये वाला तुम्हारा L3। कोई दिक्कत नहीं ना। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4a²। नहीं पूछ रहा हूं, हाइट के फॉर्म में h²/h कैसे निकलेगा, पॉइंट पता है जहां से हाइट निकालनी है और वो लाइन नहीं पता है, बिना पेन उठाए बता सकते हो कितना आएगा, 1/√2। क्योंकि इसमें 0 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो √2 आएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन √3। तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2√3। यही आएगा ना। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर 12x² - 20xy + 7y² = 0 एंड 2x - 3y + 4 = 0। इसको फैक्टराइज करके क्या मिला बताइएंगे आप लोग, 2x - y 6x - 7 - 7y = 0। ठीक है, और एक लाइन तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा L1 हो गया, फिलहाल मैं इसको L1 दिखा देता हूं, इसको L2, और तुम्हारा एक जो है ये तुम्हारा हो गया L3। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व L1 एंड L2, तो पॉइंट निकल के आएगा। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। बताओ क्या आएगा, L1 L2 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ना जब दो लाइन को सॉल्व करते हो, ये दो लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, फिगर दिमाग में लाओ। ये भी ओरिजिन से पास करेगा, ये भी ओरिजिन से पास करेगा, तो कहां पे इंटरसेक्ट होगा, ओरिजिन होगा ना। तो सिंपल सी बात है, तो सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा, पॉइंट आएगा, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। सॉल्व करिए किसको, किसको करना चाहेंगे, L1 L3 को सॉल्व कीजिए और कोऑर्डिनेट निकालिए, और फिर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व L2
NL3 ये सॉल्व करके पॉइंट आएगा, वो निकालना है। तीनों पॉइंट निकालिए। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, करो और फिर निकालो। हाँ बताओ, L1 L3 को सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी? 1,3। जिससे नहीं हुआ उसके लिए मैं कर दे रहा हूं। दोनों को घटा लेंगे तो नहीं आ जाएगा। स्वच्छ धारे -3y + y -2y + 4 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो y की वैल्यू 2 आ गई तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1,2, यही आएगा ना। और L2 L3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L2 और L3 क्या आएगा? पॉइंट निकाले कि हम यू करना पड़ेगा? मैं ही कर देता हूं। 2x - 3y + 4। इसमें अगर हमने L3 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और L2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया यहां से? 6x - 9y + 12 - 6x - 7y = 0। तो आ गया -9y प्लस -2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 की 7 और x की वैल्यू 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा तुम्हारा? 7,6। सेंट्रोइड क्या निकल के आएगा? बहुत आसान हो गया। सेंट्रोइड जो निकल के आएगा, तीनों का सम 0, 1 और 7। 0 + 1 + 7/3 यही होता है ना। x1 + x2 + x3/3, फिर y1 + y2 + y3। तो y1 0, y2 2 और लास्ट में 6/3। तो यहां से आएगा 8/3 और 8/3। तो सेंट्रोइड आ गया 8/3, 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ लास्ट ही क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। लिखो फाइन, कल खत्म हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोशिश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। फर्स्ट 4x² 4xy + y² -6x -3y -4 = 0। तुमको तो पता है इसमें कितने क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या करोगे आप? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, आप तो करना पड़ेगा ना। पहला ये था, पहले एक कर लो, एक होमवर्क में रहेगा। हम देखना चाहते हैं तुम फैक्टराइज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इसी में जो फैक्टराइजेशन है आपको करना है। जब तक फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तब तक। अच्छा, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
मॉड C2 माइनस C1 अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जब तक तुम इसको फैक्टराइज नहीं करोगे तब तक तुम कहां से लाभ पाओगे? तो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा ना, बोलो। तो कैसे फैक्टराइज होगा? मैं बताया तरीका, पहले इन तीनों को फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर C1 C2 ऐड कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, क्योंकि लेंस क्या है? पैरेलल है, इसलिए फैक्टराइजेशन बहुत आसान होगा। इसलिए क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर नेचर का आएगा। देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नेचर का आएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर नेचर का आएगा तो एक बार में काम करते हैं। जैसे कि देखो, ये किसका स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर 2x प्लस वाई। तो इसको अपन 2 बार लिख लेंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस भी छोड़ देंगे। स्पेस किस लिए छोड़े? ताकि हम इसमें C1 लिख पाए और दूसरे में हो गया। यही दोनों का प्रोडक्ट क्या बना होगा? ये बना होगा, है ना? तो ये किसके बराबर है आपका? लिख लेंगे 4x स्क्वायर। हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4। अब बताओ, अब क्या इक्वेट करें जिससे C1 निकल के आ जाए? या डायरेक्ट हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए? C2 माइनस C1 या C माइनस C2 डायरेक्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात। तब बाकी का कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, अलग अलग सेपरेट C1 C2 भी नहीं निकालेंगे। काम क्या है हमको? अगर इन दोनों लाइन के बीच की दूरी चाहिए तो एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी। तो अगर मान लेते हैं इसका इक्वेशन आपका क्या आ रहा है? 2x प्लस वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C2 माइनस C1 अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर। अगर C2 माइनस C1 निकल के आएगा तो लफड़ा ही खत्म है। तो हम लोग तैयार हैं कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए। तो किसका कोफिशिएंट इक्वेट करें? एक्स स्क्वायर का करें, वाई स्क्वायर का करें, या एक्स का करें, या वाई का करें? एक्स का करते हैं पहले, ठीक है ना? तो लिखो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो मैंने बताया था, बताओ इधर में एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा? कोई बता सकते हो कितना आएगा? 2x इससे मल्टीपल होगा ना, तो 2C2 आएगा। x नहीं लिखेंगे, है ना? क्या आएगा? 2C2। और कहीं से आएगा? जब ये C1 2x से मल्टीपल होगा क्या बनेगा? 2C1 बनेगा। और वैल्यू कितनी आ गई? उधर से देखो, x का कोफिशिएंट उधर में कितना है? -6। तो बताओ C2 प्लस C1 की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब एक और जरूरत पड़ जाएगा ना, C2 माइनस C1 आ जाए तो लफड़ा ही खत्म हो जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, फिर कॉमा डालते हैं y को भी इक्वेट कर लेते हैं। तो एंड, कोई दिक्कत नहीं। अब y का करते हैं। y वाला जब इससे मल्टीपल हुआ होगा तो क्या बना होगा? C2y होगा ना, तो y कोफिशिएंट कितना आएगा? C2। फिर जब C1 इससे मल्टीपल हुआ होगा तो C1। वेरी गुड। और उधर में क्या है? मजा आ गया? दोनों एक ही जैसा आ गया, एक ही जैसा आ गया ना। लेकिन डिफरेंस के लिए एक इक्वेशन हम लोग तैयार कर सकते थे, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर सकते थे, है ना? अब ये धोखा दे दिया तो हम क्या करें? आना तो अलग चाहिए था, तुम कर लेते। अब दोनों एक जैसा ही आ गया तो डरने की बात नहीं है। अब करेंगे इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म। लिख लो यहां पे कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या होगा? C1 C2 से मल्टीपल होगा, तो C1 C2 से मल्टीपल होगा तो लिख सकते हैं C1 C2 इक्वल टू कितना आएगा? उधर देखो तो कितना आएगा?
-4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। अब देखो, अब तुमको क्या चाहिए? अब तुमको चाहिए तो अब इन दोनों में क्या करोगे? C1 निकालोगे या C2 निकालो। C2 बोले कितने आएगी? -4 अपॉन C1, और आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका था। एक तरीका ये था कि अगर कोई भी चीज सम में बताओ और प्रोडक्ट में बताओ तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। C1 माइनस C2 का जो मोड आएगा ना, वो इस तरीके से आएगा। फॉर्मूला निकालते वक्त इसको बोले थे, क्या आता था? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर -4 हो गया ना? तुमको इसी का रिक्वायरमेंट है ना, C2 माइनस C1, तो डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहां से कितना आ गया? C1 प्लस C2 की बताओ कितना है? -3। तो -3 का होल स्क्वायर 9, और C1 C2 कितना है आपका? -4। तो इधर से आ गया 4, तो वैल्यू कितनी आएगी? 5। और डिस्टेंस क्या आ जाएगा? C2 माइनस C1 लिखिए या C1 माइनस C2 लिखिए, बात एक ही है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहां से आ गया 5, और A मतलब कोफिशिएंट ऑफ X, 2 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ, तो यहां से कितना आएगा? नीचे √5 आएगा, तो 5 और √5 कैंसिल आउट होकर के कितना आएगा? √5। सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? ठीक, थैंक यू आज।